आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के क्लास 10th के साइंस विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और आज जो 4 चैप्टर जो कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर हैं, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं 49 यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे आज। तो आप सभी बने रहे हैं हमारे चैनल पे, और हो सके तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6। समझ रहे हैं? एथेन यानी कि एल्केन फैमिली में जो हम लोगों ने पढ़ा था मीथेन, एथेन, तो वही एथेन का जो आणविक सूत्र है C2H6। ठीक है, C2H6। इसमें पूछ रहा है कि कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, कितने सहसंयोजक आबंध होंगे, तो इसमें हम आपको बता दें कि 7 सहसंयोजक आबंध होंगे, 7। ठीक है, अब कैसे होंगे आइए उसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए इसका अनुसूत्र क्या है, C2H6। C2 यानी कि C कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, H कितना है हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो 3 हाइड्रोजन इसको मिलेगा और 3 हाइड्रोजन इसको मिलेगा। ये सभी जो है हम लोगों ने 4 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है बहुत अच्छे तरीकों से। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ सहसंयोजक आबंध पूछ रहा है, तो सहसंयोजक आबंध काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए ये एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? यानी कि ये जो 7 जो हम लोग काउंट किए यही हमारा क्या है, सहसंयोजक आबंध है। तो इस फॉर्मूला में सहसंयोजक आबंध कितने हैं, यानी कि एथेन में तो 7 सहसंयोजक आबंध है। हो सके तो आपको यहाँ एथेन के जगह कुछ और प्रोपेन वगैरह कुछ भी दे सकता है, तो सिंपली हम लोग उसका संरचना लिखने के बाद काउंट कर लेंगे कि कितने लकीर या कितने डंडी आ रहा है, और जितने डंडी आएगा उतना उसका सहसंयोजक आबंध होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ईंधन का मतलब होता है कि जलाना। ठीक है, किसी के न किसी रूप में जला देना। जैसे हम लोग देखते होंगे गांव जवार में कि अभी भी लकड़ियों पर खाना बनता है। ठीक है, तो जहाँ लकड़ियों पर खाना बनता है वो भी एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, जिसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और भी आप लिख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े घरों में किचन में LPG सिलेंडर रखा रहता है, HP गैस। ठीक है, HP गैस, भारत गैस, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ईंधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इन चारों में से किसको हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इथेनॉल किसके ग्रुप का है जी, तो इथेनॉल जो है एल्कोहल ग्रुप का जो है। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे सरल जो है मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, सबसे सरल क्या होता है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। आगे पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। यहाँ पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। क्वेश्चन वही है, केवल भाषा चेंज है। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला पूछे तो CH4। ध्यान में रखिएगा इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा भी हम लोगों ने आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये हम लोगों ने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगर उसको आप लोग याद करेंगे तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03% जो ये आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र कितना है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, अगला है कि कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक अम्ल, एसिड को हम लोग अम्ल बोलते हैं हिंदी में, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का समूह कौन है। तो आपको बता दें कि COOH, यानी कि जो COOH होता है ये किसका होता है जी,
तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का होता है, यानी कि कार्बोक्जिलिक एसिड का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद हैं जिसमें एक सिग्मा और एक पाई अबंध है। ठीक है, एक सिग्मा अबंध है और एक पाई अबंध है। अगला है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। देखिए ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था, हम आपको बता चुके हैं कि इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ठीक है, C2H6। तो C2H6 के आपको बता चुके हैं कि सहसंयोजक अबंध 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला ना दे करके डायरेक्ट बोल दिया है कि इथेन का बता दीजिए, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, 7 ही होगा। क्वेश्चन सेम है, केवल भाषा बदल रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको बता दें कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब यही क्वेश्चन जो है कभी कभी दूसरे भाषा में, कभी दूसरे भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए ध्यान में रखिए इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये हम आपको बता दें कि ये जो है एल्कीन का है, और एल्कीन का आपसे पूछा जाए तो एल्कीन का हो जाता है CnH2n। कितना हो जाता है, CnH2n। और एल्काइन का पूछा जाए तो एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, तो तीनों का आप लोग फॉर्मूला ध्यान में रखिए। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इस पे एक नई क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का देखिए कॉपर सल्फेट के अणु के साथ, जब कॉपर सल्फेट के यौगिक के साथ 5 अणु के जल के अणु मिला दिए जाते हैं तो वह नीला थोथा बन जाता है। ठीक है, यानी कि फिर से हम आपको बता दें कि कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट के यौगिक के साथ अगर 5 जल के अणु मिला दिए जाए, 5 जल के अणु, तो ये आपका नीला थोथा बन जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक अबंध जो होते हैं 3 होते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कि नाइट्रोजन जो होता है त्रि अबंध के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो उसके सहसंयोजक अबंध क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है संगमरमर का, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। अगर आपसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का है और ये हमारा क्या है, C नंबर चीनी का है, इसलिए आंसर हमारा चीनी का वाला हो जाएगा C12H22O11। ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट देखिए यहाँ बी नंबर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या क्या ये अनुसूत्र है। अगला है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो देखिए कार्बोनिल समूह को -U द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रकारात्मक समूह में था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। वैसे ही क्वेश्चन आएगा या नहीं भी आने का मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल देखिए ईथ समझ में आ रहा है, ईथ से क्या समझ में आ रहा है, कार्बन की संख्या 2 होगी। मेथ में क्या होता है कि कार्बन की संख्या 1 होती है, लेकिन ईथ से हम क्या समझ में आ रहा है, कार्बन की संख्या 2 होगी। तो 2 इसमें तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल, आप लोग अल्कोहल में जानते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा, CnH2n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 2 है, हम लोग समझ लिए कि ईथ है तो कार्बन की संख्या 2, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए H5 C2H5 और वो H, यही क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है बेंजीन होता है। ठीक है, C6H6। ये आपसे अगले क्वेश्चन में भी हम लोग पूछेंगे, अभी इसी स्लाइड में हम लोग आपसे पूछेंगे कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H6। ठीक है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो इसके 3 आबंध जो होते हैं C3H4 के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको संरचना लिख के निकाल के आप देख सकते हैं कि इसका 3 आबंध निकल जाएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि निम्न में कौन युग्म समायोगी है। तो C नंबर जो है ये समायोगी युग्म है। ठीक है, क्या है, ये समायोगी युग्म है। इनका मतलब कि जो क्या है संरचना एक तरह निकलेगा आपको अगर इसका संरचना बनाइएगा तो।
अगला पूछ रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है OH होगा, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप का है। ऑल से क्या पता चलता है कि अल्कोहल ग्रुप का है। अगला हमारा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो देखिए सहसंयोजी यौगिक CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन जो है क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। तो देखिए ये जो है आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है और ये भी आयनिक यौगिक है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक जो है CH4 है। अगला है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। या अम्ल दिया है तो केवल अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं। आपको प्रक्रियात्मक समूह हम लोगों ने 5 प्रक्रियात्मक समूह पढ़ा है। अगर पांचों का प्रक्रियात्मक समूह नाम आपको याद है और पांचों का क्रियाशील मूलक यानी कि जो फॉर्मूला याद है, तो ये सब क्वेश्चन जो है चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, बहुत सारा भारी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं इसको बना देखो। पांचों प्रक्रियात्मक समूह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आपको याद है। देखिए N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध है। ये क्वेश्चन भी पूछा हमने, पिछले स्लाइड में पूछा था। केवल भाषा चेंज है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाषा चेंज करने से आंसर हमारा बदलेगा नहीं। ठीक है, आंसर वही रहेगा, केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र। हमने आपसे कहा था कि बेंजीन का अणुसूत्र हम आपसे पूछेंगे, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाता है, C6H6 हो जाएगा। इसे एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोरतम तत्व आपको हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में कि हीरा होता है। ठीक है, अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व जो है हीलियम है। ठीक है, अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम है। ये हम लोग जब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि अक्रिय और अनक्रिय क्या होता है। आपको बता दें कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, संयोजकता निकालने की क्या होता है प्रक्रिया। संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl जो होता है 17 होता है। 17 को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 2, 8, 10, 10 और 7, 17। देखिए हमारा 17 क्लोरीन का निकल जाएगा। और देखिए ये तीसरी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, और आपको अभी हम वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालना भी बता दिए। आगे पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। देखिए हाइड्रोकार्बन तो हमें केवल यही दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। इसमें देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें है हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो इसमें कार्बन है ही नहीं, तो इसमें केवल क्या है, बी वाले में ही केवल कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। इसलिए हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। ठीक है, अगला है कि HO का क्रियाशील मूलक क्या है। HO का क्रियाशील मूलक जो है अल्कोहल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, OH होगा, OH लिखिएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइप होने में, तो ये OH क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। CaOCl2 इसका क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है कि एल्कीनो का रासायनिक सूत्र। एल्कीनो नहीं, इसको नहीं पढ़िए, एल्किन पढ़िए। ठीक है, ये एल्कीनो जुड़ गया है लेकिन ये है एल्किन। तो एल्किन का रासायनिक सूत्र CnH2n। अभी हमने आपको बताया हुआ था कि तीनों को याद रखिएगा, ये एल्किन का, ये एल्केन का और ये एल्काइन का। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। अगला है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। तो ग्लूकोज में कार्बन पूछ रहा है, तो कार्बन क्या है, C। अब C के कितने अणु है, 6। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला याद होगा तो आपसे अगर ऑक्सीजन का भी पूछे तो ऑक्सीजन का भी बता सकते हैं कि 6 होगा। अगर हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका क्या है फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्लूकोज का और चीनी का, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, चीनी का भी हमने बता चुका है इसी वीडियो में और ग्लूकोज का भी बता दिया आपको। देखिए अगला पूछ रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है। या प्रक्रम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किस में होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। अब क्लास 8 का सिलेबस हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते, केवल क्वेश्चन आपको दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए वहां आपसे कार्बन के परमाणु पूछा था, यहाँ ऑक्सीजन के, ग्लूकोज ही है, फॉर्मूला वही होगा C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो देख रहे हैं कि O6 यानी कि ऑक्सीजन के अणु 6 हैं, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है उसका C2H4 है, ठीक है। C2H4 आपका क्या है, सबसे अभिक्रियाशील है। देखिए C6H6 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान जो होता है 78 होगा, कितना हो जाएगा, 78। अब देखिए इसका निकालेंगे कैसे, तो कार्बन के कितने हैं, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है जी, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। अब देखिए यहाँ C कितना है, 6 है, तो 12 में 6 से गुना करेंगे, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 1 में 6 से गुना करेंगे, तब बरछक 72, तो ये हो गया पहरा, आपको आता होगा 12 के, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तब 72 और 6 को जोड़ेंगे तो 78 आ गया, 78। अब जोड़ घटा आपको नहीं आता हो तो सॉरी, इसके लिए मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ये पिछले चैप्टर जो धातु और अधातु में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला देखिए क्लोरोमीथेन का सूत्र, देखिए क्लोरोमीथेन, मीथेन से क्लोरोमीथेन बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, और CH4 इसमें क्लोरो जोड़ दिया, तो क्लोरो जोड़ दिया तो आपको बता है कि क्लोरो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी कि CH3Cl हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ बी नंबर में CH3Cl क्लोरोमीथेन हो गया। अगला है कि निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, बी जातीय यानी कि जो जात नहीं है, समझ रहे हैं। गांव जवार में ये बहुत चलता है कि तू हमारे जात ने बारे भाग भाग हमारा ब्रिज से, यानी कि विजातीय और जातीय, ठीक है। तो यहाँ विजातीय पूछ रहा है, तो देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, क्या होता है, NaCl, नमक का। अब आपको बताओ कि इसमें अलग कौन है, आप खुद बता दोगे कि सर नमक अलग है, विजातीय यानी कि नमक विजातीय है। अब देखो चूना पत्थर खरिया और संगमरमर तीनों का रासायनिक सूत्र सेम है CaCO3, समझ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। बच गया कौन, नमक बेचारा बच गया NaCl, तो ये कहेगा कि हम विजातीय हैं, हमको जात से छाट दिया है सब, ठीक है। आंसर हमारा नमक हो जाएगा, ज्यादा बकवास नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C3H8, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, C3H8 है, आपको भी पता होगा। इसमें पूछ रहा है कि सहसंयोजक आबंध कितने होंगे, चलिए इसको निकाल लेते हैं। कार्बन की संख्या कितने है, 3 को, तो कार्बन 3 को दे दो। हाइड्रोजन की संख्या क्या को, 8 को, तो हाइड्रोजन 8 को, सॉरी यहाँ 8 नहीं लिखना है, H लिखना है, मिस्टेक से हो गया, मैं मिटा देता हूँ इसको, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। देखो यहाँ मैं दूसरे कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैं कर लेता हूँ रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सहसंयोजक आबंध है, यानी कि डंडी को केवल काउंट करना है आपको, डंडी को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने डंडी हुए, 10। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। हम आपको पहले भी ये चीज करके बता चुके हैं इसी वीडियो में, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अब ये कोई नहीं पूछना कि सर कैसे होती है, ठीक है, ये चूंकि प्रैक्टिकल रूप से मिला हुआ है, अब हम नहीं बता सकते, इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं है हम। कार्बन की संख्या 6 होती है, ठीक है, रट लो इसको, ऑक्सीजन का 8 होता है। अगला जो है पेंटेन का आणविक सूत्र, पेंटेन का आणविक सूत्र जो है, पेंटेन से क्या पता चलता है कि कार्बन की संख्या 5 होगी, और एन से क्या पता चलता है कि एल्केन का होगा, तो एल्केन का होगा तो यानी कि 2 उसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा। देखो 5 गुना 10 और 2 हाइड्रोजन 12, यानी कि एल्केन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, C5H12, तो ये हो जाएगा पेंटेन, एल्केन ग्रुप का है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, तो 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। और सिरका जो है हम लोग अचार वगैरह या चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एक ही आबंध हो, जैसे दो परमाणु का कहने का मतलब कि H2 बोला है सीधे। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु कहने का मतलब कि आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि H2 के बीच कितने आबंध होते हैं, कि वो क्वेश्चन को घुमाया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु न देकर आपको H2 भी दे सकता है। क्वेश्चन को क्या किया गया, घुमाया गया आपके माइंड को घुमाने के लिए। तो H2 को अगर हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा ही ना लिखेंगे जी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ा नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ा है। तो ये कहीं गुना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो आबंध भी क्या को बनाएगा, एक ही गुना आबंध बनाएगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, एक आबंध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इथीन हो जाएगा, ठीक है, इथीन। संतृप्त और असंतृप्त का परिभाषा हम आपको बताए थे कि संतृप्त का परिभाषा क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध। तो मेथेन में तो एक ही कार्बन होता है, एथेन में भी तो सिंगल सिंगल कार्बन ही जोड़ता है, चूंकि ये एल्केन ग्रुप का है। इथीन में क्या होता है कि डबल जुड़ जाता है, ठीक है, डबल जुड़ता है, क्योंकि ये क्या चीज एल्कीन ग्रुप का होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 49 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो से आप लोगों ने क्वेश्चन को सीखा या बहुत चीज सीखे होंगे, तो वीडियो को अगर पूरा देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को। और जिन अपने दोस्तों के साथ जिसको इन वीडियो की क्या है जरूरत है, जो आपके मित्र होंगे जो क्लास 10th में तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है बहुत बड़े रूप में आकर भी निखरे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और बता दें कि कल से हम लोग मैथ जो है, मैथ क्लास 10th के मैथ जो है हम लोग लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे कल से, या हो सके इवनिंग में ही हम आपको वीडियो, यानी कि आपको नोटिफिकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन आपको मैसेज चला जाएगा कि लाइव का इस चैनल से आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हो सके या कल से या आज इवनिंग से ही हम लोग मैथ जो है लाइव पढ़ेंगे, यानी कि आप भी कुछ टाइप कीजिएगा, वो हमें मिलेगा, मैं जो बोलूंगा आपको, यानी कि लाइव हम लोग दोनों आदमी रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।